नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। आज का जो मेरा स्पेशल जो टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। और आप याद रखना है कि अगर इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना है तो ये आज का जो टॉपिक है एकदम समझ में आना चाहिए, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम कह रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये लेंदी है, इसलिए 2 पार्ट में स्टडी किया जा रहा है। पहला पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेल के बारे में। हमारे पास जो सेल होता है, अगर हमसे कोई पूछे कि सेल है क्या, तो सेल एक तरह का क्या होता है, डिवाइस होता है, जिससे हम सभी लोग क्या करते हैं, 2 तरह का एक्शन लेते हैं। जैसे एक सेल आपका वो होता है जिसमें आप सभी लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम सभी लोग हिंदी में लिखना चाहे तो ऐसा कह सकते हैं, एक सेल वो होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और एक हमारे पास और सेल होता है जिसका ये काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को जो है किस में बदलने का काम करता है, वैद्युत ऊर्जा में। कुल मिला के आप सभी लोग कह सकते हैं सेल आपका क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या होता है, बदलने का काम करता है। तो आपको मैं बता दूं, आगे चल के आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो कोई भी चीज रहेगा, कोई भी ऐसा डिवाइस जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे एनर्जी में बदलता है, उसे ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसे जो है ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। तो आपके पास ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कोई भी चीज हो जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदलती है, वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। तो सेल भी एक तरह का क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है। एक सेल ऐसा होता है, और दूसरा सेल हमारे पास होता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं केमिकल एनर्जी किस में जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारे पास 2 तरह के सेल होते हैं, एक सेल से केमिकल एनर्जी पाई जाती है और एक सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका इनपुट का एरिया है, मतलब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये इनपुट का एरिया है और जो आपको आउटपुट मिलेगा ये एरिया मिलेगा। तो आप सभी लोग बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर आउटपुट के रूप में केमिकल मिल रहा है तो भी एक तरह का सेल है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है तो भी एक तरह का सेल है। तो हम सभी लोग इस ऑपरेशन से अगर देखें, सेल 2 तरह का कार्य करता है। इस तरह से सेल भी आपका 2 टाइप का होता है। तो हमारे पास जो पहले टाइप का सेल होता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आज हम आपको इसी सेल के बारे में बताएंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसे बोला जाता है वैद्युत रासायनिक सेल। क्या बोला जाएगा, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, ये वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। तो आप सभी लोग इस सेल की अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं कि ये वो सेल है जिसमें रासायनिक जो ऊर्जा होती है वो आपका वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। या ऐसा कह सकते हैं कि इस सेल के माध्यम से आप सभी लोग बिजली पाते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक को पाने का एक जरिया होता है। ये सेल ऐसा है जिससे आप इलेक्ट्रिक क्या करते हैं, पाते हैं। और आज आपको हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा जो सेल आपके पास होता है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसे हिंदी में बोला जाएगा वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाएगा। और इस सेल का मतलब क्या होता है कि इस सेल में आप देखेंगे कि ये सेल आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी। मतलब आप बोल सकते हैं जो वैद्युत ऊर्जा हमारे पास है वो आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो ऊपर वाला सेल मैंने बताया है जिसका नाम है वैद्युत रासायनिक सेल, ये बिजली को पाने का, इलेक्ट्रिक को पाने का एक माध्यम होता है। और अगर हमको इलेक्ट्रिक मिल जाता है तो उस इलेक्ट्रिक का यूज करने का माध्यम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्योंकि आप इस सेल में इलेक्ट्रिक देंगे, बिजली देंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। बात समझ पाए? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप पहले बिजली को पाइए, फिर बिजली को यूज करिए। पहले बिजली को पाना सीखिए कि आखिर हमको कैसे बिजली मिलती है, केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी का सिंपल सा फंडा मैं आपको बता दूं भाई, केमिकल एनर्जी कुछ भी नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो जो एनर्जी बनेगी वही केमिकल एनर्जी है, ठीक है। और हमारे पास यही केमिकल रिएक्शन के फंडे को समझना है कि किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है और आपको इलेक्ट्रिक मिल रही है। पहली बात, हम अगर इलेक्ट्रिक पा जाते तो उसे इस सेल में इलेक्ट्रिक देंगे तो यहां केमिकल एनर्जी बनेगी। केमिकल एनर्जी का फिर से एक बात कह सकते हैं कि आखिर यहां केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो सेल कितने टाइप का हुआ? दो तरह का हुआ। हाँ, सेल के बारे में यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी कि जो सेल होता है ये एनर्जी को बदलता है, चाहे वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। वर्किंग के आधार पे सेल दो तरह का है। ये केमिकल सेल आपका क्या है? देखिए, केमिकल सेल मतलब केमिकल एनर्जी से बिजली पाने वाला सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका मतलब इलेक्ट्रिक दोगे तो केमिकल रिएक्शंस होगा, ठीक है। तो ये आपके सेल दो तरह के हो गए। अच्छा, हमारे पास एक बात और अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि ये जो सेल हमारे होते हैं इनको फिर आगे चल के दो पार्ट में बांटा गया है। क्यों? यहीं पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले रहे हैं, इनके बारे में डीपली आप आगे पढ़ेंगे। एक सेल का नाम है प्राइमरी सेल और एक का नाम है सेकेंडरी सेल। एक हमारे पास होता है प्राथमिक सेल और दूसरा सेल होता है आपका द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक और द्वितीयक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वो सेल जिसमें केवल एक ही एक्शन होता हो, वो सेल जिसमें केवल एक ही एक्शन होता हो। अब एक ही एक्शन होने का मतलब मेजरली सेल का, हम सभी लोग मेजरली अगर देखें तो यूज क्या होता है? सेल का मेन मतलब होता है जिससे आप बिजली पाते हो। जो रेडियो वगैरह चलता है या आप देखिए रेडियो में देखो सेल लगता है ना, आपके उसमें घड़ी में सेल लगता है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो सेल होते हैं इनका काम क्या होता है? इन सभी का सेल का काम होता है बिजली देना, जिससे वो सिस्टम क्या होगा? चलेगा। तो हमारे पास सेल दो तरह के हैं, प्राइमरी और कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी सेल आपका वो सेल होता है जो केवल एक ही तरह का एक्शन करेगा। मतलब ये है कि वो केवल तो केवल केमिकल एनर्जी को किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर कहीं पे जगह मिले तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेल आपका वो सेल होता है जो केवल तो केवल आपका, प्राइमरी सेल आपका ऐसा सेल होता है जो केवल केमिकल एनर्जी किस में बदलेगा? इलेक्ट्रिक। इसके अपोजिट फिनोमेना नहीं होगा। मतलब ये एक टाइप का इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय अवक्रिया होती है। यानी प्राइमरी सेल जो होता है इसमें एक तरह का क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोबारा वापस ना हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल होता है। इस सेल में केमिकल एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी, लेकिन कभी इलेक्ट्रिकल केमिकल में नहीं आएगी, समझना। और दूसरा जो सेल आपके पास होता है जिसे सेकेंडरी सेल कहते हैं, जिसे द्वितीयक सेल कहा जाता है, इस सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी केमिकल में कन्वर्ट होती है। मतलब आप कह सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दो तरह में, दो दिशा में
होने वाला सेल होता है, बाई डायरेक्शनल सेल होता है। आप समझिएगा, मैं आपको दोनों चीजें बता दे रहा हूं, फिर से सुन लो। भाई साहब, आप जो घड़ी में लाते हो, सेल लगाते हो, तो आप सेल में देखते होंगे ना, वो केमिकल एनर्जी कुछ आपका बिजली बनती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होती है, इलेक्ट्रिक में, और वो सेल आपका, वो जो घड़ी होती है चलती रहती है। कुछ दिन के बाद देखते हो सेल डेड हो जाता है, सेल खराब हो जाता है, आप उसे फिर से चार्ज नहीं कर पाते हो, उस सेल को फेंक देते हो। मतलब वन टाइम यूज में आने वाला सेल आपका प्राइमरी सेल होता है। मतलब यह है कि एक ही दिशा में रिएक्शन करने वाला सेल प्राइमरी होगा, वन टाइम में यूज आने वाला सेल प्राइमरी होगा, या वो सेल जिसे चार्ज ना किया जा सके वो प्राइमरी होगा। अब चाहे आप देखो घड़ी में जो बटन सेल लगे, या रेडियो में जो सेल लगता है, टॉर्च में जो सेल लगता है, ये सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, और वो केमिकल्स रिएक्शन करते हैं जिससे केमिकल एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी हमको इलेक्ट्रिक के रूप में मिलती है। हमारा सिस्टम क्या होता है, चलता है, और जैसा सेल आपका प्राइमरी कहलाता है, क्योंकि इस सेल में केवल एक तरह का काम हो सकता है, वन टाइम यूजमेंट होगा यहां पे, या आप कह सकते हैं एक सेल आपका एक ही दिशा में काम करेगा, दूसरे की दिशा में कभी नहीं करेगा। मतलब ये रिचार्ज नहीं हो सकता, यानी ये चार्ज नहीं हो सकता। आप बोल सकते एक बार डिस्चार्ज हो गया तो कहानी खत्म है, ये फिर से चार्ज नहीं हो सकता है। तो जिसे पुनः चार्ज ना किया जा सके, दैट इज अ प्राइमरी सेल। बात समझना। सेकेंडरी का मतलब होता है कि जिसमें जैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक बदल गई है, तो इलेक्ट्रिक भी किस में बदल जाती है, जैसे आप इन्वर्टर देखिए, तो जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर काम करता है, तो जो हमारा सेल है ना, वो अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में सप्लाई करता है, तो आपके घरों में इलेक्ट्रिक जाती है, लाइट आती है। लेकिन जब वही चार्ज होता रहता है तो देखो क्या होता है, सप्लाई आप देते हैं तो सेल क्या होता है, चार्ज होता है। तो जो रिचार्जेबल होता है, जो भी सेल आपका चार्ज हो सकता है, जिसमें दोनों तरह के एक्शंस हो सकते हैं, वो आपका होता है सेकेंडरी सेल होता है, जिसे द्वितीयक सेल कहा जाता है। हाँ, इसे रिचार्जेबल सेल भी कहा जाता है, इस बात को आप याद रखें। और इससे क्या होता है, चार्जेबल नहीं कहा जाता, ई चार्जेबल कहा जाता है। तो आप इस तरह से सेल के बारे में, मुझे लगता है आपको जो भी छोटी जानकारी चाहिए थी वो हो चुकी है। अब हम आप सबको आज जो स्टार्टिंग में बोले कि सेल के बारे में आज आपको समझना है, इलेक्ट्रो केमिकल सेल कैसे काम करता है, क्या होता है, तो आइए हम उस बात पे थोड़ा चर्चा करते हैं। हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या वर्क करता है, कैसे करता है, तो आपको हम सारी चीजें बताने वाले हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, और आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं ये सेल बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर हम इस सेल की बात करें तो आपने अभी हिंदी में इसका क्या नाम रखा था, वैद्युत रासायनिक सेल। अब आप जरा देखिए, इसी को हम सभी लोग क्या कहेंगे, जो केमिकल एनर्जी को जो है, केमिकल एनर्जी को जो है किसमें बदलने वाला होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अच्छा, ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन था, क्या हम केमिकल से इलेक्ट्रिक पा सकते हैं, नहीं पा सकते। ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था, बहुत सारे साइंटिस्ट जुटे हुए थे, बहुत सारा प्रैक्टिकल्स कर रहे थे। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने जुगाड़ से सेट किया और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लाया। आज उस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए। वो जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने एक कंटेनर लिया, बात को थोड़ा समझिएगा। वो जो साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक कंटेनर को लिया था, जैसे ये मैं लिया हूं, और इस कंटेनर को उसने जब लिया तो उस कंटेनर में पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट भर दिया था। आपको जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे समझते जाइएगा। ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। अब आपको हम बता रहे हैं, कॉपर जो सल्फेट होता है ये आपका नीले कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है, नीले कलर का होता है। आप याद रखेंगे, नीला रंग इसका होता है। मतलब उसने नीले रंग का ऐसा ही पूरा एक सॉल्यूशन क्या कर दिया, भर दिया। अब आप समझना क्या वो साइंटिस्ट क्या किया था, मैं उसकी बात बता रहा हूं आपको। वो ऐसे पूरा एक कंटेनर लिया, उसमें नीले रंग का ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। फिर उसके बाद जिंक की रॉड थी,
ये क्या है, जिंक की रॉड है। उस रॉड को, जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डाल दिया। ये आपके पास रॉड था, ठीक है, समझना। डालने के बाद वो कुछ देर तक छोड़ दिया उसको, जिंक रॉड को इस सॉल्यूशन में डाल दिया, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कुछ देर बाद देखता है वो कुछ चीज उसमें चेंजिंग होती नजर आती है, उसको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, तो वो उन्हें ऑब्जर्व करता है, जिसे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। पहली बात क्या ऑब्जर्व करता है? ऑब्जर्व ये करता है हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन था वो गर्म हो गया। जो सॉल्यूशन था ये क्या हो गया बताइए, गर्म हो गया। आप टच करेंगे तभी हाथों में पता चल जाएगा कि हाँ गर्म हुआ। अच्छा कितना गर्म हुआ है, तो हमारे पास स्केल रहता है ना, आप वहां पे थर्मोमीटर से मेजर करके बता सकते हैं भैया कितना गर्म हुआ है। लेकिन उस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, गर्म हो गया है। अब सुनना, दूसरा इसने ऑब्जर्व ये किया है, जरा समझिएगा, ये जो जिंक की रॉड है इसका जो वेट है, वेट ऑफ जिंक रॉड, ये डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं जिंक रॉड का वेट, वेट मतलब भार, क्या हो गया है, कम हो गया। अच्छा ये कैसे उसको पता चला? वो आंखों से देख रहा है। कैसे कम पता चला? तो उसने देखा कि भैया जैसे हम रॉड मान लीजिए इसमें डाले थे, रॉड डालने का मतलब जैसे इस शेप में आपने रॉड को डाला, कुछ देर बाद जब वो निकाल रहा है तो ये शेप ये नहीं है, कुछ ऐसा हो गया है रॉड। तो उसको खुद ही पता चला कि जो रॉड था उसका जो शेप है, उसका जो आकार है वो बदला हुआ नजर आया था। बदला हुआ मतलब जैसे लग रहा था उसमें से कोई चीज कट के निकल गया है। जब कट के निकल गया है तो 100% इसका जो वेट होगा और इसका जो वेट होगा बराबर तो होगा नहीं, कट के निकल गया तो ये चीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी से पता चला भाई कि वेट रॉड का क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, ये दूसरा का ऑब्जर्वेशन था। सेकंड उसने ये चीज ऑब्जर्व किया। और थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन इसने किया, ये जो कलर नीले रंग का था ये गायब होने लगा था। ब्लू कलर डिसअपीयर्ड। अब बात को समझिएगा, डिसअपीयर्ड मतलब क्या है, जो नीला रंग है का गायब होना। देखिए ये सारी चीजें अगर आपके आंखों के सामने आएंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात होगी। और चौथा जो आप इसने ऑब्जर्व किया कि कुछ चीजें ऐसे नीचे बैठ रही हैं, और रेडिश ब्राउन बोला जाता है, भूरे रंग का जो है, प्रिसिपिटेट और वो छेप बोल सकते हैं। ये नीचे क्या हुआ, ऐसे बैठ गया था। तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, साइंटिस्ट के दिमाग में तो चल ही रहा था कि भैया हम केमिकल से कैसे इलेक्ट्रिक पाए। इसके लिए एक साइंटिस्ट केवल जुगाड़ मात्र लगाया कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट डाला, जब डाला तो नीला था, और जिंक की रॉड डाला तो वेट जो था वो था। लेकिन कुछ देर बाद वो क्या ऑब्जर्व करता है, सॉल्यूशन गर्म हो गया है, कुछ चीजें नीचे बैठ रही हैं, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है और शेप मिल रहा है। और दूसरी बात है जो नीला रंग है धीरे धीरे गायब हो रहा है, और जिंक का जो रॉड का वेट है वो कम हो रहा है। जब ये सारी घटनाएं आपकी आंखों के सामने होंगी तो मन में एक विचार आएगा, आखिर ये क्यों हो रहा है। और जब ये क्यों हो रहा है, इस मन में एक क्वेश्चन आया तो उसने ऑब्जर्व किया और सारी चीजों को एकदम से क्लियर कर दिया, आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है। आइए हम उन बातों को थोड़ा चर्चा में लेते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। देखिए हम दो बातें बहुत अहम थी। एक बात तो ये सॉल्यूशन का नीला रंग कैसे गायब हो रहा और वेट कैसे कम हुआ, यही सबसे अहम बात थी। ये आपका सॉल्यूशन था और ये जिंक की रॉड था। अच्छा वेट कैसे गायब हो रहा तो उसकी वजह क्या बताई गई, जरा समझिए। पहला जो ऑब्जर्वेशन था उसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन मतलब अब समझिएगा इसका हल क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला, इस साइंटिस्ट के मन में आया भाई जो जिंक की रॉड है इसका वेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये आपका जिंक का जो टुकड़ा है, जिंक की जो रॉड है वो जिंक +2 आयन में बदल जा रही है। किसमें बदल रही है,
आयन में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल के, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो ये चीज आपका होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई जिंक का वेट इसलिए कम हो रहा है, समझना मेरी बात को, जिंक का वेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि जिंक का जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो सॉल्यूशन में चला जा रहा है। और जब वो सॉल्यूशन में चला जा रहा है तो सॉल्यूशन में वो आयन के रूप में जा रहा है। मतलब ये जो आपका Zn+2 है ये किस में मिलता है, सॉल्यूशन में। और समझना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन बना है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ जा रहा है, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपको रॉड पे मिलेगा। बात समझना मेरी बात को, जिंक का रॉड जो है आयन अपने आयन को सॉल्यूशन में भेज रहा है और रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहा है। मतलब ड्यू टू ऑक्सीडेशन कह सकते थे, रॉड का वेट कम हो रहा था क्योंकि जिंक का पार्टिकल आयन में बदला और वो आयन कहां चला गया, सॉल्यूशन में। तो आयन का जाने का मतलब है पार्टिकल का जाना, और पार्टिकल का जाने का मतलब जिधर जिधर से कट के निकलेगा शेप वैसे कम होता, शेप अलग अलग होगा, कम होता जाएगा, वेट भी कम होता जाएगा। ये रीजन समझा गया। और दूसरा क्या था अब समझना, दूसरा जो आया था, जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का, वो गायब हो रहा है, वो डिसअपीयर हो रहा है। तो मन में आएगा ना भाई कि ये क्यों गायब हो रहा है, तो इसके गायब होने का एक रीजन बताया गया। गायब होने का ये रीजन बताया गया कि भाई अगर हम कॉपर की बात करें तो इसकी 2 ही वैलेंसी है, एक कॉपर पे +1 होता है, एक कॉपर पे +2 होता है। इस वाले कॉपर को क्यूप्रस कहा जाता है और इसे क्यूप्रिक कहा जाता है। ज्यादा वैलेंसी वाले में इक जुड़ता है, समझना, अगर संयोजकता ज्यादा होती है तो इक जुड़ता है और संयोजकता कम होती है तो अस जुड़ता है। तो एक चार्ज है, एक संयोजकता है, एक वैलेंसी है, इसलिए क्यूपरस हुआ, और यहां 2 मैक्सिमम इक ही, इसलिए क्यूप्रिक हुआ। ठीक है, आपको बता दूं Cu+2 अगर रहेगा तो हमेशा कलर नीला रहेगा। और इसके अलावा कॉपर जो है कलरलेस होता है। अब समझना, कॉपर क्या होता है, कलरलेस होता है। और Cu+1 भी लगभग कलरलेस ही होता है, केवल एक ही एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है Cu2O आपका, ये एक्सेप्शन है, याद रखना, ये एक्सेप्शन है, ये रेड कलर का होता है। आप बोलेंगे कॉपर में केवल कॉपर+2 का ही कलर नीला होता है, उसके अलावा कॉपर कैसा होता है, कलरलेस होता है। Cu+1 भी कलरलेस होता है, केवल एक ही अपवाद है, एक ही एक्सेप्शन है Cu2+1, जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड कहा जाता है। ये रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, यही अपवाद होता है। तो कहा गया नीला रंग गायब हो रहा है, तो यहीं से थोड़ा कॉन्सेप्ट आया भाई, गायब इसलिए हो रहा है कि सॉल्यूशन का शायद जो Cu+2 है वो गायब होता जा रहा है, और वो गायब होके किस में चला जा रहा है, कॉपर में। किस में चला जा रहा है, कॉपर में। अच्छा, Cu+2 का Cu में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेगा। बात समझना। और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहां पे, तो जैसे कहीं पे मिलेगा तो वही मन में आया यार, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा। तो आप बोलेंगे क्या, रिडक्शन की वजह से, अपचयन की वजह से, किसकी वजह से, अपचयन की वजह से ये जो नीला रंग हमारे पास सॉल्यूशन का था, देखो इसका तो रंगहीन होता है, ये तो रंगहीन होता है, ये जो नीला रंग इसका था ये इसमें चला गया, यानी अपना रंग क्या हो गया, गायब हो गया। किस रिएक्शन से, अपचयन। यानी ऑक्सीकरण की वजह से वेट कम हो रहा है और अपचयन की वजह से नीला रंग गायब हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो समझा दिया और यहीं पे तुरंत फिजिक्स लग गई। क्या, जरा समझिए, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया, एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो गया, और इस केमिकल रिएक्शन में 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, एक ही चीज में हो रही है। एक आपके पास है ऑक्सीडेशन है और एक आपके पास क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती है तो आप बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन होता है।
कुल मिला के आपको कहना यह है कि अगर जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन में डाला था वो साइंटिस्ट, तो एक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन इस रेडॉक्स में देखिए ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिया गया और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया गया, बस यहीं पे एक लॉजिक अपनाया गया। कहा गया ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये जैसे दिया ये उस वैसे ही क्या कर लिया, ले लिया। इसने सोचा कि अगर लेन देन को थोड़ा हम इनडायरेक्टली कराएं तो, मतलब ये जैसे जिंक ने दिया है Cu+2 ने वैसे ही लिया है। इस साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इसी इलेक्ट्रॉन का लेन देन जो डायरेक्ट हो जा रहा है, यहां जो डायरेक्ट लेन देन हो रहा है, इसी को अगर इनडायरेक्टली कराया जाए, इनडायरेक्टली कराया जाए तो बड़ी काम की बात हो जाएगी। क्या इनडायरेक्टली मतलब क्या है, ये दे इलेक्ट्रॉन को लेकिन ये डायरेक्ट ना ले पाए, बात समझ पाए। इनडायरेक्टली हम इनको तार से जोड़ देंगे, किससे जोड़ देंगे, तार से, तो वायर के माध्यम से, ठीक है, तार के माध्यम से अगर हम इलेक्ट्रॉन को जो है जो जिंक दे रहा है उसको हम Cu+2 के पास पहुंचाएं, किसके माध्यम से, तार के माध्यम से, तो जरा बताइए तार में इलेक्ट्रॉन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का चलना ही तो करंट कहलाता है भाई। तो जरा आप समझ लो ये रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देने वाला होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला होगा। बस हमें करना क्या था, ये जो देने वाला है ये जो एक्सेप्ट करने वाला है, इनके रिश्ते को डायरेक्ट नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट रिश्ते को बनाना है। इनडायरेक्ट मतलब है इनको तार से जोड़ दीजिए और तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को दीजिए और अगला ले, तो इलेक्ट्रॉन तार में चलेगा तो क्या कहलाएगा बताइए, करंट ही तो कहलाएगा। तो पूरा मुद्दा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। केमिकल रिएक्शन होगा कौन सा, रेडॉक्स वाला। इससे दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। देने वाले का मतलब ऑक्सीडेशन और लेने वाले का मतलब रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। बस इसी लेन देन को डायरेक्ट नहीं कराना है, वायर के माध्यम से कराना है। तो साइंटिस्ट सोचा कि क्यों ना हम जो एक कंटेनर में करा दिए इसी को अलग अलग कंटेनर में करा दो, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन कराओ और एक में रिडक्शन कराओ, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। टच तो है नहीं, इनको तार से जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन तार में क्या होगा, जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का तार में जाना क्या कहलाएगा, करंट। मतलब हमने केमिकल रिएक्शन करा के केमिकल एनर्जी बना लिया और वही केमिकल एनर्जी क्या कन्वर्ट हो गई बताइए, इलेक्ट्रिक में। मेरी बात समझ में आई भाई, सिंपल सी बात है। ये केमिकल रिएक्शंस हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन मिला और एक लेने वाला है, बस हमको इन्हीं लेन देन को इनडायरेक्टली तार के माध्यम से कराना है। तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन बना और उस इलेक्ट्रॉन को तार में दौड़ाना है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें बताइए, इलेक्ट्रिकल में। अच्छा ये भी मुद्दा क्लियर हो गया। सॉल्यूशन गर्म क्यों हुआ था भाई, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक होता है, उष्माक्षेपी होता है, इसीलिए सॉल्यूशन गर्म हो गया था। और दूसरी बात सुन लीजिए, एक और था प्रिसिपिटेट वाला मुद्दा। जरा देखो Zn+2 यहां आ रहा है ना, Cu+2 रॉड पे जा रहा था भाई, रॉड पे ही तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया था वो। ये Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रॉड पे जाना पड़ेगा ना, और ये इसमें आया तो धीरे धीरे देखो Cu+2 चला जाएगा तो SO4 बचेगा। ये जिंक वाला समझना, ये जो Zn+ है और ये SO4-2, ये आपका Zn-SO4 बना और यही आपका प्रिसिपिटेट बन गया। चारों कॉन्सेप्ट क्लियर। पहला उसने क्या देखा था, गर्म हुआ था। अब कह दो भाई गर्म इसलिए हुआ था क्योंकि यहां रिएक्शन हो रहा था, रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे उष्मा बनी, जिससे सॉल्यूशन क्या हो गया, गर्म हो गया। चलो ये ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ। दूसरा क्या देखा, जिंक का रॉड का वेट कम हो रहा था। अब आपको कहना है जिंक का रॉड का वेट कम कैसे देखा, जैसे जिंक डाला था, जिस शेप जिस आकार में डाला था वो नहीं मिला, कम मिला, कहीं से कटा हुआ मिल रहा था, इसीलिए। और क्यों मिल रहा था, अब समझ लो जिंक रॉड जो है उसका जो एटम है वो कट के किस में आ जा रहा, आयन के रूप में। कहां चला जा रहा, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ रहा है, रॉड पे। समझना इसका रंग क्यों गायब हो रहा था, क्योंकि Cu+2 किस में बदल रहा है, Cu में।
बदलने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? रॉड पे। जो कौन दिया है? जिंक ने। इधर जिंक ने जैसे रॉड पे छोड़ा इलेक्ट्रॉन, Cu+2 ताक रहा था और तुरंत गया 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cu बदल गया। ये अपना रंग गायब हो गया, ये बेरंग हो गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब ऑक्सीडेशन और क्या हुआ? रिडक्शन। और रही बात यहां प्रिसिपिटेट क्यों बना, तो भाई देख लो ये कहां आ रहा है? सॉल्यूशन में। Cu+2 सॉल्यूशन से कहां जा रहा है? रॉड पे। तो यहां बचा हुआ सॉल्यूशन में SO4 था, तो Zn+2 SO4 ये आपस में मिलकर Zn SO4 बना लिए, प्रिसिपिटेट बना लेगा नीचे रेडिश ब्राउन का। तो ये पूरा फिनोमेना है। मेरा यही कहना है भाई, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, रिडक्शन से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन देगा और रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। दोनों को एक में ही करा दोगे तो तुरंत ले लेंगे, लेकिन अगर इनडायरेक्टली कराओ, 2 कंटेनर लो, एक में ऑक्सीडेशन कराओ, एक में रिडक्शन कराओ, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। इन्हीं लेन देन को आप तार से कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन तार में दौड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का तार में जाना क्या कहलाता है? करंट। मतलब केमिकल रिएक्शन से क्या मिल रहा है? करंट मिल रहा है। बात समझ पाए? केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या मिल जाएगा? करंट। हाँ, ऐसा भी आप समझ सकते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस हुआ तो हीट मिला और वही हीट का दूसरा रूप करंट हो जाएगा। आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।